इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? यूपी का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, सोनभद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो लखीमपुर खीरी है वो 7680 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, इसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आंवला नगरी बोलते हैं? यूपी के किस जिले को आंवला नगरी बोलते हैं? प्रतापगढ़, सीतापुर, हरदोई या सोनभद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आंवला नगरी बोलते हैं, तो ये प्रतापगढ़ राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को आंवला नगरी बोलते हैं? आंवला नगरी तो अभी बता चुके हैं, हम उत्तर प्रतापगढ़ को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में चाकुओं का शहर किसे कहते हैं? चाकुओं का शहर किसे बोलते हैं? प्रतापगढ़ को, सीतापुर, रामपुर या सोनभद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सोनभद्र रामपुर है इसको चाकुओं का शहर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट है, और प्रतापगढ़ आंवला नगरी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी कहते हैं? उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी बोलते हैं? प्रतापगढ़, मुरादाबाद, रामपुर, सोनभद्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। मुरादाबाद जो इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। रामपुर को चाकुओं का शहर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस प्रकार की मिट्टियां अधिकांशता पाई जाती हैं? यूपी में किस प्रकार की मिट्टियां अधिकांशता पाई जाती हैं? बलुई मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं, वो पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है खादर मिट्टी, एक होती है बांगर जलोढ़। खादर जलोढ़ और बांगर जलोढ़। खादर जलोढ़ वो होती है, उसे बोलते हैं नवीन जलोढ़क, और बांगर होती है उसे बोलते हैं पुरानी जलोढ़क। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की फसलें उगाई जाते हैं? यूपी में खरीफ, रबी, जायद सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। रबी में वे फसलें बोई जाती हैं जिनकी बुआई अक्टूबर नवंबर के आसपास की जाती है और फरवरी मार्च में कटाई कर ली जाती है। रबी के अंतर्गत गेहूं आता है, जौ आता है, फूल गोभी, मूली, ये जितनी गेहूं के आसपास ठंडक वाली सब्जियां वो बोल सकते हैं रबी में आती हैं। और खरीफ की सब्जियां या फसलें वे होती हैं जिनकी बुआई जून जुलाई के आसपास में होती है। जैसे धान है, धान के आसपास जो फसलें आती है, भिंडी, तोरई, ये हैं। और लोबिया हो गई, सूरजमुखी हो गया, ये सभी क्या हैं? मक्का हो गया, खरीफ की फसलें। और जायद की फसलें वे फसलें होती हैं जिनकी ठंड के बाद यानी फरवरी मार्च में बुआई होती है और मई जून तक इनकी कटाई हो जाती है। इसमें ज़्यादातर कुकुरबिट्स वर्ग की सब्जियां आती हैं, खीरा, ककड़ी, कद्दू, लौकी, ये सभी जायद की क्रॉप बोली जाती हैं। इनके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल, यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? तो सभी को पता है गन्ना। गन्ने का वनस्पतिक नाम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम, ये ग्रेमनी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें, यूपी की रबी फसलें गेहूं, चना, मटर, जौ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला, यूपी का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन अकॉर्डिंग गोरखपुर राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। अगला प्रश्न देखेंगे, आलू के उत्पादन में भारत में यूपी का स्थान, तो आलू के प्रोडक्शन में तो यूपी पहले स्थान पर आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो यूपी में जो गन्ना टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो पहले स्थान पर है, और प्रोडक्टिविटी की बात करें इंडिया में तो प्रति हेक्टेयर की दर से तमिलनाडु पहले स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक, यूपी का सबसे बड़ा उत्पादक केला है, मूसा पेराडिजिका बोलते हैं इसको, अमरूद है, सीडियम गौजावा इसको बोलते हैं, पपीता, केरका, पपाया, मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका। तो इसका क्या राइट ऑप्शन है? मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका उत्तर प्रदेश सर्वाधिक प्रोडक्शन करता है। अगला प्रश्न है, आंवला का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ में इसे आंवला नगरी बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो अफीम की फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं? तो लाल मृदाएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक, चना को बोलते हैं सिसर एरिटनम, ये लेगुमिनेसी फैमिली से संबंधित है। इसका सर्वाधिक प्रोडक्शन किस क्षेत्र में होता है? तो पश्चिमी मैदान, मध्य प्रदेश मैदान, मध्य मैदान या बुंदेलखंड क्षेत्र। तो ये बुंदेलखंड वाला जो एरिया है ये सर्वाधिक चना प्रोडक्शन में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो पान होता है महोबा में, सबसे ज्यादा पान प्रोडक्शन होता है महोबा में। और पान की जो एनआरसी है, नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो पान का है वो महोबा में है। अगला प्रश्न है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आम का कहाँ होता है? तो यूपी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प यूपी की महत्वपूर्ण अनाज वाली फसलें हैं? यूपी में सबसे ज्यादा क्या होता है? चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ऑप्शन नंबर ये राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो अभी बताया, यूपी में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना जो है महोबा में की गई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो यूपी को 9 जो है कृषि जलवायु एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम? भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो था GVPUAT यानी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी, जो पंतनगर में थी। अगला प्रश्न है, इस भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? जिसको बोलते हैं IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पर है? बरेली में, लखनऊ में, आगरा या मेरठ? तो इसका राइट ऑप्शन है बरेली में जो है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। कृषि कुंभ 2018 हुआ था लखनऊ में, वैसे कुंभ होता है प्रयागराज में। यहाँ पर कृषि कुंभ 2018 के आयोजन की बात की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल? यूपी की राई और जो सरसों है ब्रेसिका स्पीसीज के अंतर्गत आती है, ये क्या है? प्रमुख तिलहनी फसलें हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? यूपी की अर्थव्यवस्था मत्स्य पालन, कपड़ा, कृषि या खाद्य, किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, कृषि। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यूपी में जो आलू निर्यात क्षेत्र है वो आगरा में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या थी प्राथमिक क्षेत्रों पर डिपेंड थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला? अफीम उत्पादक जिले की बात करें तो बाराबंकी है और गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? तो धान जो है ओराइजा सटाइवा, इसके लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी को क्या बोलते हैं? काली मिट्टी को रेगुर भी बोलते हैं। काली मिट्टी जो है कपास के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र? तो सरयू एवं घाघरा दोआब। यूपी का प्रमुख जो जूट उत्पादक क्षेत्र है वो सरयू और घाघरा का दोआब है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? तो ये कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न है, गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है? तो गोल्डन राइस जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किसका उत्पादन सबसे ज्यादा उत्पादन में अग्रणी नहीं है? फूल, आलू, गेहूं, गन्ना। तो जो गेहूं, गन्ना, आलू है इसके उत्पादन में जो है ऑल ओवर यूपी पहले स्थान पर, लेकिन फूलों के प्रोडक्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं है इसका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में
आलू अनुसंधान कहाँ है? तो बाबूगढ़ में है आलू अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का जो दशहरी आम है वर्ल्ड फेमस है? तो ये मलिहाबाद लखनऊ का जो दशहरी आम है ये वर्ल्ड फेमस माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी पेट 2025 से रिलेटेड जो हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है नदियां तथा नदियों की घाटियां, उनसे संबंधित 100+ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? किस नदी को उत्तर पिनाकिनी बोलते हैं? कावेरी, ब्रह्मणी, पेन्नार, वेगई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानते हैं। इसका उद्गम जो है कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से होता है। जो पिनाकिनी नदी है वो कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती? कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी, कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। इस जो कोयना है इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी बोलते हैं। कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं गिरती है, इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस घाट से निकलती है? तो गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। अगला इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट के ढलानों में स्थित जो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान है वहां से निकलती है। यह प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। जो गोदावरी नदी है ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी को। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की सहायक नदियां हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, इंद्रावती आदि जो है गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी को गंगा तथा वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका जो उद्गम है नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढलानों से है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है? कौन सी मतलब नदी इसमें पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट हो जाएगा, कृष्णा नहीं बहती है। NTMSNL जो N से नर्मदा, T से ताप्ती, M से माही, S से साबरमती, L से लूनी जो है पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। NTMSNL ये फार्मूला है, इसे आप याद कर सकते हैं कि पश्चिम दिशा में कौन कौन सी नदियां बहती हैं। NTMSNL नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। लेकिन जो कृष्णा नदी है ये पश्चिम की महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जो महाबलेश्वर है वहां से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। कृष्णा नदी किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में बहती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी जो सोन नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती, लूनी ये सभी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। तो इसमें कौन सी हो जाएगी? नर्मदा। पश्चिम में जो बहती है वो अरब सागर में गिरेगी। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट हो जाएगा, नर्मदा। कृष्णा नदी किस में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है। जो नर्मदा है ये अरब सागर में गिरेगी। जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर जो है पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर प्रवाहित होती है। उसके बाद जो खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिर जाती है।
नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर, या अरब सागर या खम्बात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ताप्ती। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय प्रायद्वीप की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी वो ताप्ती है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी ताप्ती या तापी है। इसको ताप्ती भी बोलते हैं, तापी भी बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट सतपुड़ा की पहाड़ियों से है। ये मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलती है तापी या ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, ये अरब सागर में गिर जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है वो तापी या ताप्ती 724 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना से नहीं मिलती है? कौन सी नदी यानी यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा, चंबल, केन ये सभी जो है यमुना की सहायक नदियां हैं। बेतवा, चंबल, केन ये सभी यमुना की सहायक नदियां हैं। लेकिन जो सोन नदी है ये गंगा की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। जो सोन नदी है यमुना से ना मिलकर गंगा से मिलती है। सोन नदी जो है दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली एक प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी जो है गंगा से मिलने वाली एक क्या कहते हैं प्रमुख सहायक नदी जो दक्षिण दिशा से मिलती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है, जबकि बेतवा, चंबल, केन यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, काबिनी, हेमवती, अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? तो इसका फार्मूला होता है हक। एस से हो जाएगा हेमवती, ए से अमरावती, के से काबिनी। हक यानी हेमवती, अमरावती, काबिनी ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। काबिनी, हेमवती, अमरावती ये सभी कावेरी की सहायक नदियां हैं। कावेरी नदी की लंबाई कितनी होती है? 805 किलोमीटर। कावेरी नदी की लंबाई 805 किलोमीटर होती है। और कृष्णा नदी लगभग 1312 किलोमीटर, तो 1400 के आसपास 1400 किलोमीटर के आसपास। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और सोन नदी 784 किलोमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबकी लंबाइयाँ दी गई हैं। कावेरी नदी जो है 800 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और सोन नदी जो पटना के आसपास गंगा से दक्षिणी ओर से मिलती है वो 784 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती और गरसोपा जलप्रपात बनाती है? कौन सी नदी जो है गरसोपा जलप्रपात बनाती है? तो शरावती जो नदी है ये गरसोपा जलप्रपात बनाती है। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन। जो शरावती नदी है कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्बतीर्थ नामक स्थान से निकलती है। शरावती नदी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित जो अम्बतीर्थ नामक स्थान है वहां से निकलती है। इस नदी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है पश्चिमी घाट में स्थित है और इस नदी की कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। शरावती नदी की लंबाई 128 किलोमीटर है जो 253 मीटर ऊंचाई से गिरकर जोग जलप्रपात बनाती है। इसे गरसोपा जलप्रपात भी बोलते हैं। जोग जलप्रपात या गरसोपा जलप्रपात दोनों एक ही नाम है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? जो साउथ इंडिया की नदियां होती हैं वो वृक्षनुमा नदी तंत्र या अपवाह तंत्र रखती हैं। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट है। अगला प्रश्न है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए कौन सी नदियां हैं? कौन सी नदियां हैं? 3 नदियां जो मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, हिमाचल प्रदेश में जो स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट है। ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु यानी BSC। इसका फार्मूला होता है BSC। बी से ब्रह्मपुत्र, एस से सतलुज, सी से सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु यानी BSC जो है हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां जिनका स्रोत क्या है? मानसरोवर झील के निकट है।
BSC, ब्रह्मपुत्र सतलुज सिंधु। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की कितनी लंबाई है? 2900 किलोमीटर। देख सकते हैं आप, जो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। सुबनसिरी, जयमूली, तीस्ता, कामेग, धनसिरी, मानस, संकोच, लोहित, ये सभी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। सुबनसिरी, जयमूली, तीस्ता, कामेग, धनसिरी, मानस, संकोच, लोहित, ये सभी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। और ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, इसका नाम दिहांग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। जो ब्रह्मपुत्र नदी है चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है कौन से ग्लेशियर से निकलती है? चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं और तिब्बत में इसे सांगपो बोलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोलते हैं। और इसकी लंबाई है 2900 किलोमीटर है। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है चेम युंगडंग ग्लेशियर से निकलती है। इसकी सहायक नदियां आप देख सकते हैं, लोहित, ब्रह्मपुत्र, जयमूली, तीस्ता, सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी आदि हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो इसमें देख सकते हैं लूनी नदी जो है ये रेगिस्तान के थार रेगिस्तान से होकर प्रवाहित होती है। लूनी नदी क्या है? भारत की एक अंतर्वाही नदी। लूनी नदी भारत की एक अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होती है और थार रेगिस्तान के एक भाग में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी क्या है कि एक अंतर्वाही नदी है जो अरावली पर्वत के निकट जो है आना सागर से उत्पन्न होती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान के एक भाग से होकर अंततः गुजरात के कच्छ रण में ये समाप्त हो जाती है, बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है। जो लूनी नदी क्या है? एक अंतर्वाही नदी है या एक मौसमी नदी है। जोवाई, सुकरी, बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। लूनी नदी की सहायक नदियां वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं। जोवाई, सुकरी, बांदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये लूनी नदी की। लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, ये आना सागर से उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, सिपकिल्ला दर्रा कहाँ पर स्थित है? जो सिपकिल्ला दर्रा है हिमालय में किस घाटी में स्थित? तो सतलज घाटी में। सिपकिल्ला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? जो आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा है वो कृष्णा नदी के किनारे है। कृष्णा नदी की लंबाई जो है 1400 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित? जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जम्मू और कश्मीर की राजधानी जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम जो है बेरीनांग झरना से होता है। झेलम नदी का उद्गम बेरीनांग झरना से होता है। अगला प्रश्न है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उकाई बांध भारत के किस राज्य में पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुजरात में। उकाई बांध गुजरात में है, तापी या ताप्ती नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली में है। तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाने वाला बांध है? तो ये तिरुचिरापल्ली में कल्लनई के नाम से जाने वाला बांध ग्रैंड एनीकट बांध है, जो सबसे पुराने बांधों में से एक है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट बांध और उनकी ऊंचाइयां। जो रिहंद बांध है उसकी लंबाई 91.46 मीटर है। सरदार सरोवर की बांध की लंबाई 163 और भाखड़ा की जो है ऊंचाई 225 मीटर है। और टिहरी बांध सबसे ऊंचा है 260.54 मीटर। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध 260.54 मीटर। नागल बांध 29 मीटर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा बांध जो है ये सतलज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भाखड़ा जो बांध है ये सतलज नदी पर बनाया गया है। यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है जिससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम से सिंचाई होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्रों में।
अगला प्रश्न है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये चमेरा बांध जो है रावी नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं? तो ये मुंबई, महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा बांध बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो पैठन जल विद्युत परियोजना है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे? ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट है, मुन्नार। कौन से हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे? तो मुन्नार हिल स्टेशन पर। मुन्नार हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथ मेडू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे। जो मुन्नार हिल स्टेशन है वो कहाँ पर पड़ता है? केरल में। मुन्नार हिल स्टेशन केरल में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? तो ये सबसे फेमस झील है, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है। यह एक क्या है? ताजे पानी की झील है। लोकटक झील एक ताजे पानी की झील है। इसी झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबुल लामजाओ पार्क कहाँ पर है? ये लोकटक झील में है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में है। यह एक ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क स्थित है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो दक्षिण ओर स्थित है। किसके दक्षिण ओर स्थित है? महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है जो भारत की सबसे खारे पानी की झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिण साइड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला प्रश्न है, इसमें झीलों का मिलान करना है। जो पुलिकट झील है कहाँ पर है? पुलिकट झील तमिलनाडु में है, राइट है। चिल्का झील ओडिशा में है, सबसे खारी झील है भारत की, महानदी के दक्षिण डेल्टा पर स्थित है। और ये वूलर झील कश्मीर में है, ताजे पानी की झील। सांभर झील राजस्थान, सांभर झील राजस्थान, वूलर झील जम्मू कश्मीर, चिल्का ओडिशा और पुलिकट तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत में की सबसे बड़ी झील है, कहाँ पर है? ये बीजो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, महानदी के दक्षिण डेल्टा पर स्थित है। अगला प्रश्न, इसकी लंबाई क्या है? इसका क्षेत्रफल पूछे आपसे तो इसका क्षेत्रफल जो है 1165 वर्ग किलोमीटर है। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे खारे पानी की झील है। चिल्का झील भारत तथा एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह ओडिशा में है। इसका क्षेत्रफल 1165 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? जो फुलहर झील है ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में जो पीलीभीत नामक स्थान जिला है वहां पर माधो टांडा में स्थित है। या गोमती नदी का उद्गम स्रोत है ये, इसे गोमत लाल भी कहा जाता है। फुलहर झील स्थित है उत्तराखंड यूपी के पीलीभीत में। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। जो फुलहर झील है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधो टांडा में स्थित है। यह झील जो है गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। इसे गोमत लाल भी कहते हैं क्योंकि ये गोमती नदी का उद्गम स्रोत है फुलहर झील। भारतीय संविधान को माना जाता है, भारतीय संविधान को क्या माना जाता है? संघीय, एकात्मक, संसदीय या रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसका डिस्कशन देखते हैं। भारतीय संविधान को जो है विधान रूप में संघीय और भावना में एकात्मक माना गया है। इस प्रकार जो भारतीय संविधान है वो क्या है? अर्ध संघात्मक संविधान है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? अर्ध संघात्मक संविधान माना गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस प्रकार की समानता का वचन देता है? जो भारतीय संविधान है वो अपने नागरिकों को हैसियत और अवसर की समानता का वचन देता है। इसका डिस्कशन देखते हैं। जो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है यानी प्रस्तावना, उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कितने प्रकार के न्याय देता है? 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता
और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? जो ईस्ट इंडिया ने कब कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, तो इसके लिए इसमें चारों ऑप्शन नहीं है। इसके लिए जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 26 मार्च 1774 को, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए 26 मार्च 1774 को दी लेटर्स ऑफ पेटेंट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? जो प्रस्तावना है प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको संविधान की आत्मा माना गया है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो इसमें देखेंगे हम कि जो पंडित ठाकुर दास थे, ये भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य थे। भारतीय संविधान सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है, या संविधान की आत्मा है, या संविधान की कुंजी है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जाता है। ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा कि प्रस्तावना जो है क्या है, संविधान की कुंजी है, या एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जाता है, या संविधान की आत्मा है, या एक अति मूल्यवान भाग है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था? तो एम.एन. राय थे। वर्ष 1935 में संविधान सभा का सुझाव जो है सर्वप्रथम एम.एन. राय ने दिया था, और इस विचार को मूर्त रूप यानी साकार रूप जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद दिसंबर 1936 के कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या की गई थी। जो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन हुआ था 1936 में, उसमें संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, 15। भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो कौन थे? तो संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कब संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी, उसमें डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का जो संविधान है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को लागू हुआ? जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान जो संविधान सभा ने कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949, और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो औद्योगिक क्रांति से भारतीय संविधान के निर्माण में कोई लेना देना नहीं है। बाकी ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये सभी संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? इसमें देख सकते हैं कि जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 368 है में संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया दी गई है। अगर आपसे प्रश्न आए भारतीय संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया किसमें दी गई है, तो आर्टिकल 368। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया और शक्ति किस आर्टिकल में दी गई है? तो 368 में दी गई है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान कितने शब्दों का संग्रह है? भारतीय संविधान कितने शब्दों का संग्रह है? तो 1,20,000। जो भारतीय संविधान है वो 1,20,000 शब्दों का संग्रह है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। भारतीय संविधान जो है संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया। मूल संविधान में कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और जो संविधान है भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान या लगभग 1,20,000 शब्दों का बना हुआ है। अब देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो अनुच्छेद 49 है वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 49 जो है भारतीय संविधान का वो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है, वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 48 है, अनुच्छेद 49 तो हो गया स्मारक, स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, और अनुच्छेद जो 48 है वो कृषि एवं पशुपालन के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन या गठन से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 48A है वो पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 जो खाली है वो कृषि एवं पशुपालन के संगठन से, और अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वनवर्धन तथा वन जीवों की रक्षा से संबंधित है। और जो अनुच्छेद 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 49 था वो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान, वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद जो 48A है उसमें क्या बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन जीवों की रक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों से। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो विधिक समता यानी कानून के समान सामने समता से संबंधित है? कौन सा आर्टिकल है कानून के समक्ष समता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसमें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो कानून के सामने समानता यानी विधिक समता से संबंधित है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समता यानी समानता से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। समता का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार वर्णित है। भारतीय संविधान के जो भाग 3 है उसमें 12 से 35 आर्टिकल तक मौलिक अधिकार वर्णित है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जो मौलिक अधिकार है उनको कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और ये इसमें आर्टिकल जो है 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करेगा? आर्टिकल 14। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री का प्रारंभ किया? तो आर्टिकल 18। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया? तो अनुच्छेद 18। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन निम्न में से अनुच्छेद जो है मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो 23। आर्टिकल जो 23 है वो मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है। अगला प्रश्न है कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की बात करता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाएगा। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करेगा? तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में शामिल किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया। अनुच्छेद 51 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो स्वर्ण सिंह समिति। जो मूल कर्तव्यों से संबंधित जो प्रावधान थे उनको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। उसे कौन सी समिति रिलेटेड है? वो स्वर्ण सिंह समिति संबंधित है। मूल कर्तव्यों से संबंधित है स्वर्ण सिंह समिति, जिसके आधार पर जो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मूल कर्तव्य जोड़े गए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था?
किस समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में किस मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था? तो आर्टिकल 10। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में आर्टिकल जो है 10 मतलब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना और इसके आदर्शों की कदर करना। तो इस जो तीनों नीचे के राइट हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है। 42वें संविधान संशोधन में जो है 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिसमें से ऑप्शन नंबर ए राइट नहीं है। अगला प्रश्न है संसदीय प्रणाली से संबंधित क्वेश्चन है। भारत के संविधान का कार्य जो भारत के राष्ट्रपति हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनका कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारत का जो राष्ट्रपति है देश का राष्ट्राध्यक्ष या प्रथम नागरिक माना जाता है। द्रौपदी मुर्मू जो है वर्तमान में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जिसके पास जो भारतीय सशस्त्र सेना की कमान होती है, तथा भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जो भारत का राष्ट्रपति है किसके द्वारा चुना जाएगा? राष्ट्रपति जो है राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाएगा, जिसका कार्यकाल 5 साल का होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12। अगला प्रश्न है अनुसूचित जाति यानी एससी के संरक्षण के लिए एक अनुसूचित जनजाति यानी जो एसटी है, एसटी के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत का राष्ट्रपति के पास। जो भारत का राष्ट्रपति है किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 फर्स्ट के तहत 5वीं अनुसूची में भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति हैं अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। 56 फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। जो वीवी गिर थे उन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। वीवी गिर ऐसे भारतीय राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो वीवी गिर है ने 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया था, जहां वर्ष 1916 में इन्होंने आयरलैंड के सीन फेन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो आयरलैंड की आज़ादी और श्रमिकों का आंदोलन था। इसके पीछे वहां के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का हाथ था, जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। परिणामतः यह हुआ कि वे कानूनी शिक्षा पूरी कर सकने में असमर्थ रहे और काले से निकाल दिए गए। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति हैं। नीलम जो संजीव रेड्डी हैं भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जो नीलम संजीव रेड्डी हैं भारत के 6ठे राष्ट्रपति हैं। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 है। वे भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक है। ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए। ये गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। कब किया गया था? 1956 ईस्वी में।
विश्वविद्यालय अनुदान अनुदान आयोग के गठन की सिफारिश डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग द्वारा की गई थी। नवंबर 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक निकाय बन गया था। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था? तो हंटर जो आयोग था उसने प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया था। अगला प्रश्न है, 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। केसरी अखबार की स्थापना 1881 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किसने 1862 में इंदु प्रकाश का प्रकाशन किया था? इंदु प्रकाश का प्रकाशन किसने किया था? तो जस्टिस राणा डे ने। जस्टिस राणा डे के द्वारा जो है इंदु प्रकाश का प्रकाशन 1862 में किया गया। इंदु जो प्रकाश है एक क्या है? आंग्ल मराठी पत्र था। इंदु प्रकाश एक आंग्ल मराठी पत्र था जिसका प्रकाशन साप्ताहिक तौर पर किया जाता था। इसमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष तथा ब्रिटिश शासन की आलोचना से संबंधित आलेख प्रकाशित किए जाते थे। 1862 ईस्वी में इस द्विभाषी पत्रिका को एमजी राणा डे द्वारा संपादित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र समाचार पत्र यानी इंडिपेंडेंट समाचार पत्र पत्रिका के संपादक कौन थे या संस्थापक थे? तो ऑप्शन नंबर डी राइट है, मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इंडिपेंडेंट समाचार पत्र या पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। इन्होंने इसका संपादन 1919 में अंग्रेजी भाषा में किया था। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर अंग्रेजी भाषा में था। 1919 में इसका संपादन स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो जो भारत में वंदे मातरम पत्रिका है उसकी स्थापना अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। 6 अगस्त 1906 को वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था या अंग्रेजी भाषा में था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी जो है ये मेल नहीं खाता है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन की बुक है तो ये राइट नहीं है। इसमें पहला जो हो जाएगा बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स यानी पुराने पत्रों का एक समूह, ये जवाहरलाल नेहरू की है। अगला है कि ए मिडसमर नाइट, ये विलियम शेक्सपियर की है। और राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान कार्ल मार्क्स की है। लेकिन जो इसमें पुराने जो भी बताया था कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जो वो स्टीफन हॉकिंग्स की है रचना। और जो है ए मिडसमर नाइट ड्रीम्स विलियम शेक्सपियर की है। और ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स जो है जवाहरलाल नेहरू की कह सकते हैं रचना है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो वेदों की ओर लौटो का जो नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे या बम्बई में की थी। इनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। स्वामी दयानंद का जन्म जो है 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई या बॉम्बे में की। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? तो बॉम्बे या बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में किसकी स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी है राइट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था।
इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। मूलशंकर जो था दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। ये दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद जी। अमेरिका प्रवास से वापस आने के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेलूर मठ में है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है? बेलूर मठ में है। अगला प्रश्न है, 1795 और 1804 के विभाजन विनिमय अधिनियमों ने क्या किया था कि कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया था? 1795 और 1804 के बंगाल विनिमयन यानी अधिनियमों ने कन्या हत्या को अवैध घोषित कर दिया था। अगला प्रश्न है, 1891 में 1891 में बीएम मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष की जो कम आयु की बालिकाएं हैं उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बीएम मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था। 1891 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने बीएम मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1892 में राजा राम मोहन राय ने एक नई धार्मिक संस्था की स्थापना की थी, जिसे आत्मीय सभा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज में परिवर्तित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? मुक्त भारत समाज की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सी राइट है, वीर सावरकर के द्वारा की गई थी। मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर के द्वारा की गई थी। मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर राव सावरकर ने श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर की थी। सावरकर जो है 1906 ईस्वी में लंदन गए थे। इसी दौरान उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, जो मेजिनी के विचारों से प्रेरित थी। अगला प्रश्न है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से वो कौन से अर्थशास्त्री नहीं है? दादा भाई नौरोजी जी थे, प्रशांत महाचंद्र लेनोविस, ये जो हैं साइंटिस्ट और सांख्यिकी स्टैटिक्स हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये अर्थशास्त्री नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट है। बाकी दादा भाई नौरोजी, वी.के.आर.वी. राव, आर.सी. देसाई ये ब्रिटिश कालीन अर्थशास्त्री थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद के जो पहले या प्रारंभिक चरण है उसको बी और सी में दोनों राइट ऑप्शन आरंभिक या मध्यम चरण बोलते हैं। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था उसको 3 भागों में बांटा गया था। पहला प्रारंभिक चरण, उदारवादी चरण या मध्यम चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया था, प्रारंभिक चरण, उदारवादी चरण या मध्यम चरण 1885 से 1905 तक। फिर आया है उग्रवादी चरण 1905 से 1920 तक। उसके बाद 1920 से लेकर 1947 तक गांधीवादी चरण कह सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया, प्रारंभिक चरण या उदारवादी चरण या मध्यम चरण 1885 से 1905। दूसरा चरण है उग्रवादी चरण 1905 से 1920 तक। तीसरा चरण है गांधीजीवादी चरण 1920 से 1947 तक। अगला प्रश्न है, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो जनगण मन जो है सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ऑप्शन नंबर ए राइट है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में। अगला प्रश्न, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 1916 ईस्वी का लखनऊ समझौता वेरी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसके बाद मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया था। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के सत्र में लखनऊ समझौता हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ आए थे। लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ बैठे थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन या
अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र मुंबई में एक चलाया गया आंदोलन था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है इसमें, 1942। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता थे। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें लोकनायक के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो पहली बार महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का जो आखिरी युद्ध है शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था आज़ाद हिंद रेडियो पर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? तो अक्टूबर 1943 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना कब की थी? तो अक्टूबर 1943 ईस्वी में। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार यानी आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज का जो पुनर्गठन है 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वाधीन भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की और 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन हुआ था।